गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, से पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। हमने जब वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था तो उस समय हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और उनका जो प्रोडक्ट है 2 वेक्टर्स का वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। जब 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक वेक्टर हमें प्राप्त होता है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स है। अगर 2 वेक्टर्स को, जिन्हें हम ए और बी कह दें, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाए कि रिजल्ट एक नया वेक्टर आ जाए, तो इस तरीके के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट तो इसलिए कहा जाता है कि इस तरीके के प्रोडक्ट को हम एक क्रॉस का साइन लगा के शो करते हैं, जैसे हमने लगाया हुआ है। और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रिजल्ट आता है 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट का वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो अगर कभी ए क्रॉस बी करने पर एक नया वेक्टर आ जाए तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? अगर हम 2 नॉन जीरो वेक्टर्स लें, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, और ये नॉन जीरो वेक्टर्स सपोज थीटा एंगल पर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा मीनिंग है, सपोज हम यहां वेक्टर ए लेते हैं और इस डायरेक्शन में वेक्टर बी ले लेते हैं, वो से दोनों वेक्टर्स निकल रहे हैं। तो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा मतलब है कि पहले वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लें, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें, और जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है उसका साइन ले लें। तो ये है इसका मैग्नीट्यूड पार्ट। ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, ए बी साइन थीटा। लेकिन अब डायरेक्शन की जो बात आती है कि डायरेक्शन कहाँ हो इस ए क्रॉस बी प्रोडक्ट की, तो इस डायरेक्शन के लिए आप याद रखेंगे कि अगर आप ए से बी की तरफ जाएं और इस डायरेक्शन में किसी राइट हैंड स्क्रू को घुमाने पर जो उसकी डायरेक्शन बनती हो वही ए क्रॉस बी की भी डायरेक्शन होगी। तो जब भी आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो आप ए से बी की तरफ एक स्क्रू, जो राइट हैंड स्क्रू है, उसे घुमाएं। अब आप इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे आगे की तरफ आएगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। और डायरेक्शन कौन सी होगी? जो राइट हैंड स्क्रू रूल के अनुसार ए और बी बना रहे हैं। डायरेक्शन के लिए हम एक वेक्टर ले लेते हैं जिसे हम एन कैप से शो कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी को हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और डायरेक्शन शो करता है एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर which is perpendicular
to both A and B, which is perpendicular to the plane ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर है एन जो इसकी डायरेक्शन को शो करता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों वेक्टर्स इस बोर्ड के प्लेन में हैं तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी इस बोर्ड से बाहर की तरफ आएगी। ए और बी इस प्लेन में है और ये जो चौक है ए क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि B क्रॉस A करने पर क्या होगा, तो अगर आप B क्रॉस A करेंगे और अब आप B से A की तरफ जाएंगे, जब आप B से A की तरफ जाएंगे तो अब डायरेक्शन आपकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर पहले डायरेक्शन बोर्ड से बाहर निकलती हुई थी तो अब बोर्ड से अंदर की बाहर से बोर्ड की तरफ जाती हुई डायरेक्शन होगी। तो यानी B क्रॉस A की डायरेक्शन होगी, इसकी वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ B मॉडुलस ऑफ A साइन थीटा, और डायरेक्शन जो पहली डायरेक्शन थी उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जिसे हम माइनस ऑफ n कैप से शो करेंगे। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन और ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें ऑर्डर का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उसमें नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा। इसलिए जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है बल्कि माइनस B क्रॉस A के बराबर। यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है वो कम्यूटेटिव नहीं है। हैंस A क्रॉस B इज नॉट कम्यूटेटिव। ये दोनों में फर्क है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है जबकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ये तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो यानी A क्रॉस B का मतलब है दोनों जो वेक्टर्स हम शामिल कर रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का साइन और डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब ज्योमेट्रिकली हम क्या समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है क्रॉस प्रोडक्ट का, हम ये भी देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर बात करें ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, हम दो वेक्टर्स लेते हैं A और B, O से शुरू हो रहे हैं, OA और OB। OA की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसे हम वेक्टर A से शो कर रहे हैं और OB की जो डायरेक्शन है वहां एक वेक्टर है B। इन दो वेक्टर्स की हेल्प से हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ये पॉइंट हम C ले लेते हैं। तो यानी BC जो वेक्टर है वेक्टर A होगा और AC यानी वेक्टर B होगा। अगर इन दोनों के बीच में एंगल हम ले लेते हैं थीटा और B से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं OA पर, सपोज ये L पर मिलता है। हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल BOL,
अगर आप साइन थीटा फाइंड करेंगे इसमें तो साइन थीटा की वैल्यू होगी BL अपॉन होगी। मैं BL फाइंड करना चाहता हूं। OB इस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, जिसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ B लिख देते हैं, यानी BL B इंटू साइन थीटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा है। यानी आपने BL फाइंड कर लिया कि ये B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा है। अगर आप A क्रॉस B की बात करें तो A क्रॉस B का मीनिंग है यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू B साइन थीटा और एक वेक्टर जो A और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लूं A क्रॉस B के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और साइन थीटा के बराबर। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ A की बात कर रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ A OA के बराबर है और B साइन थीटा इनफैक्ट BL के बराबर है और ये OA इंटू BL, OA इस पैरेललोग्राम का बेस ले सकते हैं, BL इसकी हाइट ले सकते हैं, यानी बेस इंटू हाइट। और आप जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसका तरीका होता है कि उसके बेस को उसके हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शो करता है। तो यानी अब आप समझ गए होंगे कि जो A क्रॉस B है वो किसी भी पैरेललोग्राम के वेक्टर एरिया को शो करता है और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। कैसा पैरेललोग्राम है? जिसकी दो एडजेसेंट साइड हैं जो वेक्टर A और वेक्टर B द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। whose adjacent sides are vector A and vector B। तो यानी अब हमें याद रखना है कि जो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है वो दरअसल किसी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शो करता है और वो ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड हैं वेक्टर A और वेक्टर B। अब इसी बेसिस पर अगर आप A से B को मिला दें तो एक ट्राइंगल बनता है OAB। तो ये जो ट्राइंगल OAB है उसी बेस पर है जिस बेस पर ये पैरेललोग्राम था। इसकी हाइट भी उतनी है जितनी इस पैरेललोग्राम की हाइट थी। तो आप जानते हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा और इसी कारण से हम किसी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर सकते हैं जिसकी एडजेसेंट साइड्स whose adjacent sides are vector A and vector B और वो कितना है? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो अब आपको दो रिजल्ट याद रखने हैं कि जो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है वो किसी ऐसे पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिसकी एडजेसेंट साइड A और B वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर A और वेक्टर B रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एरिया हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होगा।
अब हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना चाहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर दो वेक्टर्स हम लेते हैं और वो दो वेक्टर्स पैरेलल हो, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, दो वेक्टर्स दो परिस्थितियों में पैरेलल हो सकते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो भी पैरेलल होंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो भी हम वेक्टर्स को पैरेलल कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, हम कहते हैं उन दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो ऐसी स्थिति में जो एंगल बिटवीन देम होगा या तो 0 होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, और ऐसी स्थिति में थीटा पाई भी हो सकता है। अब चाहे थीटा 0 हो या थीटा पाई हो, दोनों ही परिस्थितियों में साइन थीटा 0 ही होता है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में a क्रॉस b की वैल्यू जब भी हम फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगी मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। लेकिन अभी हमने देखा कि साइन थीटा जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो 0 होगा, और 0 से किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना हो तो अब आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसे 0 प्रूव कर दें। इसी प्रकार से अगर दो वेक्टर्स को आपको कोलिनियर प्रूव करना हो, अब कोलिनियर होंगे दो भी वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। तो यानी अब आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको ये कहा जाए कि प्रूव करें कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूव कर सकते हैं। पैरेलल प्रूव करने को कहा जाए तो भी a क्रॉस b को आप 0 शो करते हैं। अब इसके बाद में हम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स करेंगे। पहले हम सेम जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। हम पहले i क्रॉस i का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ i, और जो भी एंगल i और i के बीच में उसका साइन। लेकिन i का मतलब है x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और ये होगा 0। तो यानी i क्रॉस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ i और साइन 0, और जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में हैं, तो जो डायरेक्शन होगी इनके परपेंडिकुलर होगी, लेकिन साइन 0 होगा 0, तो इसलिए ये एक 0 वेक्टर हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा 0 वेक्टर। तो इसलिए i क्रॉस i 0 होगा, j क्रॉस j भी इसी प्रकार से 0 हो जाएगा, और k क्रॉस k भी 0। अब अगर हमें दो ऐसे यूनिट वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़े जो डिफरेंट टाइप के हों, मान लो हम i और j को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका मीनिंग होगा मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। i और j xy प्लेन में होते हैं। जब ये xy प्लेन में है तो जो डायरेक्शन आएगी, i से j की तरफ जाएंगे तो जो डायरेक्शन आएगी यूनिट वेक्टर होगा वो z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और वहां पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो k कैप होगा। i का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 90 भी 1 है, तो i क्रॉस j को हम लिखते हैं
कि ये होगा k। इसी तरह से अगर आप j और k का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो i आएगा, k का और i का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो j आएगा। और ये भी आप जानते हैं कि जब भी आप इस क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर को चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, केवल एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप इस रिजल्ट को याद रखने के लिए एक सर्कल की हेल्प ले सकते हैं। यहां हम आई जे के 3 लेटर्स लिख देते हैं। अब इसकी हेल्प से हम क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट बता देते हैं। आई को जब भी आप जे से क्रॉस करेंगे आपको मिलेगा के, जे का के से क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा आई। आपको एक ही डायरेक्शन में बढ़ना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। के का आई से जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा जे। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जैसे जे क्रॉस आई करेंगे तो अब आपकी डायरेक्शन जैसी अपोजिट होगी तो रिजल्ट आएगा माइनस के। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं कि जब भी हम 2 यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें तीसरा यूनिट वेक्टर रिजल्ट के तौर पर मिल जाएगा। जब हमने इनका यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया है तो अब इनकी हेल्प से अब हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं अगर वो कंपोनेंट की फॉर्म में दिए हुए हैं। अगर मुझे 2 वेक्टर्स गिवन हैं, वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और वेक्टर b दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, और मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। a1i प्लस a2j प्लस a3k को हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है 9 टर्म्स आएंगी। पहली टर्म लिखते हैं a1i क्रॉस b1i। तो a1 b1 नंबर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करना है i क्रॉस i का। अगली टर्म आएगी a1 b2 i क्रॉस j। तीसरी टर्म आएगी a1 b3 i क्रॉस k। अब चौथी टर्म है a2 b1 j क्रॉस i। पांचवी टर्म है a2 b2 j क्रॉस j। छठी टर्म है a2 b3 j क्रॉस k। सातवीं टर्म है a3 b1 k क्रॉस i। और आठवीं टर्म होगी a3 b2 और k क्रॉस j। और नाइन्थ और आखिरी टर्म होगी a3 b3 k क्रॉस k। आपने ये तो पढ़ा है कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k तीनों जीरो होंगे। तो ये पहली टर्म, उसके बाद j क्रॉस j की और k क्रॉस k की जो टर्म है, ये 3 टर्म तो जीरो हो जाएंगी। और जो भी हमने सर्कल बनाया था उसकी हेल्प से आप इनके क्रॉस प्रोडक्ट करें। a1 b2 और i क्रॉस j जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा k। तो यानी a1 b2 इंटू k, फिर आएगा a1 b3। अब i क्रॉस k करना है। i क्रॉस k करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी रिजल्ट नेगेटिव आएगा -j। तो इसे हम लिख देते हैं a1 b3 इंटू -j, यानी -a1 b3 इंटू j। तो ये 2 टर्म्स का रिजल्ट हम लिख चुके हैं। a1 b3 ये हमने तीसरी टर्म का भी रिजल्ट लिख दिया था। अब चौथी टर्म है
A2B1 J क्रॉस I। अब J क्रॉस I का मतलब होगा माइनस K, तो A2B1 इंटू माइनस K। J क्रॉस J 0 होगा। अब A2B3 और क्रॉस प्रोडक्ट करना है J और K का, तो J और K का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा I, और वो भी मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। अगली टर्म जो है A3B1, और अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है K और I का। K क्रॉस I जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा J पॉजिटिव साइन के साथ में। अब अगली टर्म है A3B2 और K क्रॉस J। K क्रॉस J के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो A3B2 और K क्रॉस J होगा माइनस I। तो यानी अब आपके पास में I की जो टर्म्स हैं वो हैं A2B3 माइनस A3B2। J की जो टर्म्स हैं A3B1 माइनस A1B3, और K की जो टर्म्स हैं A1B2 माइनस A2B1। तो ये A क्रॉस B का वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट है। जब आप इस रिजल्ट की तरफ देखेंगे तो आपको बड़ा लेंदी रिजल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रिजल्ट दरअसल इस डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू। आप अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी हमने A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड की। यानी आप इसको मैच करके देख सकते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो I मल्टीप्लाई होगा A2B3 माइनस A3B2 से, J मल्टीप्लाई होगा A3B1 माइनस A1B3 से, और K मल्टीप्लाई होगा A1B2 माइनस A2B1 से। यानी A क्रॉस B को हम इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आगे अब हम जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हम इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से वैल्यू फाइंड कर लेंगे A क्रॉस B की। अब इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ही कुछ बातें हम वापस याद कर सकते हैं। अभी हमने कहा था अगर दो वेक्टर्स सेम हो जाएं, तो अगर सेम हो जाएंगे तो सेकंड रो और थर्ड रो भी सेम होंगी, और आप जानते हैं कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज एक जैसी होंगी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यानी दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इसी तरीके से अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के प्रोपोर्शनल है तो ऐसी स्थिति में दूसरी और तीसरी रो प्रोपोर्शनल होंगी, और उस स्थिति में भी A क्रॉस B 0 वेक्टर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, और इन प्रॉपर्टीज के बेस पर अब हम अगले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।